जिसमें व्यक्ति दूसरे के द्वारा किए हुए कार्य जो कि सिविल रॉन्ग है उसके लिए भी स्वयं जिम्मेदार होता है। सच लायबिलिटीज फॉर विकेरियस लायबिलिटी, और ऐसी कार्यों का उत्तरदायित्व या ऐसी लायबिलिटी विकेरियस लायबिलिटी कहलाती है। For instance, if A, driver of a lorry, commits an accident for which B, the owner, is held liable, the liability of B is vicarious liability. For example, A, एक ड्राइवर है, B की लॉरी चलाता है, वो ट्रक चलाता है, और यदि वो कोई एक्सीडेंट कर दे तो लायबिलिटी क्या आएगी? गाड़ी के मालिक पे भी आती है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ विकेरियस लायबिलिटी, है ना? लायबिलिटी इंक्लूड्स होता है एक्ट ऑफ अनदर। अब मीनिंग डेफिनेशन क्या है इसकी? तो क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी द टर्म वाइकर, VICAR, मींस द पर्सन हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अनदर। वाइकर का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे के कार्यों को करता है। अ पर्सन हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अनदर। अ सब्स्टिट्यूट, एक सब्स्टिट्यूट। Vicarious liability means liability which is incurred for or instead of another. Vicarious liability कब हो जाएगी? Any liability which is incurred for the act of another. जो दूसरे के कार्यों के लिए जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ रही है, उस liability को कहते हैं vicarious liability. Vicarious liability arises in the following cases. कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें vicarious liability आती है। पहला है आपका मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, है ना? सेकंड होता है एम्प्लॉयर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। मास्टर और सर्वेंट में सर्वेंट के लिए कोई कार्य करता है, मास्टर की लायबिलिटी क्रिएट होती है। एम्प्लॉयर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाएगा कि यदि कोई कार्य एम्प्लॉय कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर की लायबिलिटी हो रही है, मास्टर की हो रही है। फर्म और पार्टनर में एक फर्म होती है, कोई लीगल पर्सनालिटी है, उसके जो पार्टनर्स, डिफरेंट पार्टनर्स होंगे, कोई एक व्यक्ति कोई सिविल रॉन्ग करता है तो फिर इफेक्ट क्या आता है ये देखना पड़ेगा। फिर प्रिंसिपल एजेंट की स्थिति में क्या होता है? एजेंट जब कोई प्रिंसिपल का कार्य नॉर्मल मोड ऑफ बिजनेस में करता है तो भी विकेरियस लायबिलिटी प्रिंसिपल पे जनरेट होती है। और गवर्नमेंट लायबिलिटी फॉर कॉस्ट कमिटेड सरकारी अधिकारियों के द्वारा भी जब कोई कार्य किया जाता है और उसमें भी कोई सिविल रॉन्ग क्रिएट होता है तो फिर लायबिलिटी गवर्नमेंट की होगी या फिर अथॉरिटी जो है उसकी इंडिपेंडेंट पर्सनल लायबिलिटी होगी, ये अपन देखते हैं। अब क्या है अंडरलाइंग प्रिंसिपल? क्या है? विकेरियस लायबिलिटी इमर्ज फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिंसिपल। Q फेसिक पर, L फेसिक पर। एक जो प्रिंसिपल है विकेरियस लायबिलिटी का वो इस पर वो ये है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? लैटिन लैंग्वेज में Q फेसिक पर, एलियम फेसिक पर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? He who does an act to another is deemed in law to do it himself. वो जो अपना कार्य किसी दूसरे के माध्यम से करवाता है, कानून की नजर में वो स्वयं कार्य करता है। He who does an act to another, एक व्यक्ति जो अपना कार्य किसी दूसरे के माध्यम से करता है, is deemed in law to do it himself. कानून में ये माना जाता है कि वह कार्य उसी ने किया। इसी कारण लायबिलिटी उस पर इंपोज होती है, विकेरियस लायबिलिटी। क्योंकि कानून का प्रेजेंशन क्या है? What is the presumption of law? He who does an act through another, जो एक कार्य व्यक्ति किसी दूसरे से कराता है, is deemed in law to do it himself. कानून की नजर में वो स्वयं वो कार्य करता है, ऐसा मानना है। ठीक है, अब जब कानून उसे कह रहा है तो कार्य तुमने किया, भले उसने किया है लेकिन कानून की नजर में तुमने किया, तो लायबिलिटी विकेरियस हो जाएगी। मतलब आपके प्रति उत्तरदायित्व नहीं होगा जितना करने वाले। When a person applies another person to perform an act, a tort is committed by performing the act. The former is liable as if he had committed it. जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को एंगेज करता है, हायर करता है और उससे भी कोई टॉर्ट कमिटेड हो जाता है, टॉर्ट का मतलब समझते हैं, सिविल रॉन्ग कमिटेड हो जाता है, तो लायबिलिटी क्या कह रहे हैं? द फॉर्मर मतलब पहला व्यक्ति जिसने कार्य किया तो नहीं लेकिन करवाया, is liable as if he had committed it. तो फॉर्मर व्यक्ति जिसने
कार्य नहीं किया वो इस प्रकार से लायबल होगा जैसे कि वो कार्य उसी ने किया, है ना। अब रिस्पोंडेंट सुपीरियर दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है? पहला प्रिंसिपल था ये, दूसरा प्रिंसिपल क्या है? इट मींस लेट द सुपीरियर बी लायबल। सुपीरियर व्यक्ति जो है, मास्टर और सर्वेंट में मास्टर इज द सुपीरियर इन लायबिलिटी, इन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर सुपीरियर, इन एजेंट एंड सर्वेंट, इन प्रिंसिपल एंड एजेंट प्रिंसिपल सुपीरियर। ठीक है, हमेशा बॉस ही सुपीरियर होगा। किसी की एजेंसी लोगे तो जो प्रिंसिपल है, मालिक है, वही सुपीरियर होगा, है ना। तो वो क्या कहते हैं? लेट द सुपीरियर बी लायबल। तो सुपीरियर व्यक्ति को लायबल होने दो। प्रिंसिपल क्या है? लेट द सुपीरियर बी लायबल। सुपीरियर व्यक्ति को ही लायबल होने दो, उसी से विकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल जनरेट होता है। If the liability is imposed on the superior or stronger man, ignoring the weaker man, the injured party would get appropriate remedy. तो वो क्या कहते हैं? If liabilities arises on the stronger man, strongest man, है ना, then the injured party would get appropriate remedy. तो जो पार्टी इंज्योर्ड हुई है, सिविल रॉन्ग हुआ है और सिविल रॉन्ग होने पे जो क्षति हुई है, तो उसको रेमेडी मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्षति पूर्ति प्राप्ति की संभावना कब ज्यादा रहेगी? जब लेट द सुपीरियर भी लायबल, सुपीरियर व्यक्ति को लायबल किया जाए। तो मास्टर और सर्वेंट में, सर्वेंट के कार्य की लायबिलिटी मास्टर पर रखो, है ना, होता भी यही है ना। इसके अलावा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज में, एम्प्लॉय के ऊपर एम्प्लॉइज ने कुछ टॉर्शियस एक्ट क्रिएट किया और उसकी लायबिलिटी किसको रख दी? एम्प्लॉइज, है ना। तो ये प्रिंसिपल, ये जो दोनों प्रिंसिपल्स के आधार पर विकेरियस लायबिलिटी का कांसेप्ट डेवलप हुआ। दो सिद्धांत है ना। he who does an act through another is deemed in law to do it himself। एक व्यक्ति जो कोई कार्य करता है किसी दूसरे के माध्यम से, कानून की नजर में वो वह कार्य स्वयं करता है। तो इसका मतलब कोई भी सिविल रॉन्ग हुआ है तो वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ने किया है, डायरेक्ट मास्टर ने किया है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? रिस्पोंडेंट सुपीरियर। इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है? लेट द सुपीरियर बी लायबल, कि सुपीरियर रिस्पोंडेंट को ही सुपीरियर होना, है ना। लेट द सुपीरियर बी लायबल। सुपीरियर जो व्यक्ति है, रिलेशन है, चाहे मास्टर सर्वेंट का हो, चाहे प्रिंसिपल एजेंट का हो, है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज का हो, इसमें सुपीरियर कौन होगा? मास्टर होगा, प्रिंसिपल होगा, है ना। जो बड़ा है एम्प्लॉयर होगा जो जॉब देता है। इन तीनों को ही इंफीरियर व्यक्ति के द्वारा की हुई सिविल रॉन्ग की लायबिलिटी इनके ऊपर क्रिएट करो, जिसमें क्षतिपूर्ति की संभावना, जिसके साथ गलत हुआ उसको मिलने की संभावना ज्यादा है। अब मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशन के ऊपर, सर्वेंट बीइंग टॉप फिगर इज लायबल एट ऑल टाइम। सर्वेंट जो होता है बीइंग टॉप फिगर, टॉप फिगर मतलब जिसने स्वयं टॉर्शियस कार्य किया है, एक ऐसा एक्ट किया है विच इज सिविल रॉन्ग एंड विच इज द कम्स अंडर द लॉ ऑफ टॉर्च, तो वो तो हमेशा लायबल रहेगा। बट द मास्टर इज लायबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। परंतु मास्टर की भी लायबिलिटी क्रिएट होगी, कंडीशंस क्या हैं पहले बताओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वेंट क्या होता है, मास्टर की डेफिनेशन। सर्वेंट इट वाज डिफाइंड इन द केस ऑफ Goolbhai versus Pestone cases, one who voluntarily agree whether for wages or not to subject himself during the period of service to the lawful orders and direction of another in respect of work to be done by। एक व्यक्ति जो अपने आप को विधिपूर्ण कार्य करने के लिए अपने आप को दूसरे को सुपुर्द करता है, तो वो क्या कहलाता है? सर्वेंट कहलाता है। मास्टर क्या कहता है? मास्टर लिटरली मींस वन हु एम्प्लॉयज अनदर सब्जेक्ट टू सर्टेन टास्क टू वर्क अंडर हिज लॉफुल ऑर्डर्स एंड सुपरविजन। मास्टर की डेफिनेशन उसी से रिलेटेड है। एक व्यक्ति है ना, वो एम्प्लॉयज अनदर, जो दूसरे व्यक्ति को एम्प्लॉयज करता है, रोजगार देता है, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स और कंडीशन के आधार पर कि आप कोई कार्य करो, है ना, अंडर हिज लॉफुल ऑर्डर एंड सुपरविजन, उसके विधिपूर्ण आदेशों को और सुपरविजन को, निगरानी को मानते हो। अब कोई अनलॉफुल ऑर्डर आपको दे दे जिसमें कोई इलीगल क्राइम
कार्य आपको भी करोगे, है ना। तो मास्टर सर्वेंट कौन होगा? टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द एम्प्लॉयर इफ द ऑर्डर इज लॉफुल, यदि आदेश क्या है? लॉफुल है ना। सेकंड शर्त क्या है? इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। मास्टर एंड सर्वेंट की में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसमें आगे चलते हैं, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब हमने आपको जिस कार्य के लिए लगाया है काम पर, आप उस कार्य के संबंध में आदेश देंगे, है ना। आप अन्य किसी कार्य के लिए नहीं बोलेंगे, और ऐसा होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कोई व्यक्ति आर्मी का सुनकर उससे कोई हीनस कार्य कर सकते हैं, वो देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए आया है, उसकी ट्रेनिंग उसी हिसाब की हुई है, उसके देशभक्ति उसकी भावनाओं में है, इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर परिवार के सुख से वंचित होकर सारे सुखों को त्याग कर बॉर्डर पर खड़ा युद्ध के लिए लड़ रहा है। उसे क्या पता नहीं है कि उसको किस चीज में इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस व्यक्ति से कोई ऐसा कार्य करने का बोलना चाहिए जो उसकी गरिमा के बाहर नहीं होना चाहिए। तो वो कोई कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको एंगेज किया गया है सिर्फ रक्षा के मामले में, है ना, शत्रुओं को मारने के लिए या फिर रक्षा करने के लिए, शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए। तीसरा कोई ऐसा कार्य जो उसकी डिग्निटी के बाहर नहीं लेना चाहिए, है ना। तो मास्टर एंड सर्वेंट में रियलिटी हो जाएगी कि कोई बॉस या कोई अथॉरिटी भी अपने सबऑर्डिनेट से वो कार्य करने का नहीं बोल सकती जिसको करने के लिए वो सबऑर्डिनेट व्यक्ति ऑथराइज नहीं है ना। अब क्या होता है? ऑथराइज्ड एक्ट एंड देयर नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। अ टॉट फॉल्स विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी जो टॉट है, टॉर्चेस कार्य है, वो कब फॉल्स विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में कब आएगा? पहला, ऑथराइज्ड एक्ट एंड देयर नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। जो कार्य हमने अपने सर्वेंट को दिया था वो उसी कार्य के लिए ऑथराइज था, है ना, और वो जो उसके परिणाम थे उसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। अनऑथराइज्ड मोड्स ऑफ डूइंग ऑथराइज्ड एक्ट्स। ऑथराइज्ड एक्ट्स करने के लिए तो ऑथराइज किया था, लेकिन उसने जो तरीका अपनाया वो अनऑथराइज्ड एंड इंसिडेंट था। एक व्यक्ति को कोई कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई कार्य दिया गया, ठीक है, ऑथराइज्ड कार्य था, वैलिड था, लॉफुल वर्क था, उस लॉफुल काम को करने के लिए उसने अनऑथराइज्ड मोड्स का यूज कर लिया, ऐसे साधनों संसाधनों का उपयोग कर लिया जो अनऑथराइज्ड थे, उसके लिए वो अधिकार नहीं था। उसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया? इंसिडेंटल एक्ट्स, घटना घट गई, सिविल रॉन्ग क्रिएट हो गया। तो जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तब जाकर विकेरियस लायबिलिटी क्रिएट होगी। अब क्या बोलना है इसको थोड़ा समझते हैं। ऑथराइज्ड एक्ट्स एंड देयर नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। व्हेन द मास्टर ऑथराइजेस द सर्वेंट टू डू एन एक्ट एंड द सर्वेंट परफॉर्म इट अकॉर्डिंगली। जब मास्टर ने सर्वेंट को कोई कार्य दिया और सर्वेंट ने उसे अकॉर्डिंगली जैसा दिया वैसा किया, दैट इज एन ऑथराइज्ड मैनर, जिस मैनर में बताया उसी मैनर में किया। इफ एनी टॉट इज कमिटेड द मास्टर इज लायबल। तो फिर अब यदि टॉट कमिटेड होता है तो मास्टर लायबल। जिस मोड में ऑथराइज्ड मोड में ऑथराइज्ड वर्क किया और उसने उसी मैनर में किया जिस मैनर में उसने बताया, फिर भी सिविल रॉन्ग हो गया तो लायबिलिटी किसकी बनेगी? मास्टर। होता भी है, होता कि नहीं होता? जैसे मान के चलो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है और वो घर उठा दे मजदूर तो भाई उठाएंगे, उन्हें क्या पता कितने फुट उठाने से दीवार गिर जाएगी ज्यादा उठाने से, और यदि फिर कोई सिविल रॉन्ग हो जाए तो वो भाई अपना कार्य कर रहे थे सुपरविजन मास्टर, है ना।
क्रिएट करो जिससे कि जो प्लेंटिफ है उसको अवरोध हो रास्ते में जाने में। इंस्ट्रक्टेड इन दैट रबिश शुड नॉट टच द वॉल ऑफ द प्लेंटिफ, और उसने इंस्ट्रक्ट किया कि आपकी जो रबिश है, जो बैड एक्टिविटी है, उसकी प्लेंटिफ की दीवार पर टच ना हो। द सर्वेंट डिड अकॉर्डिंगली, सर्वेंट ने वैसे ही किया, बट द रबिश टच द प्लेंटिफ वॉल, लेकिन फिर भी गलती से वो जो रबिश था, कोई भी गलत एक्टिविटी थी, उसकी दीवार से टच कर गई। प्लेंटिफ sued the defendant for the trespass. Defendant was entitled for it. तो प्लेंटिफ ने ये कहा कि इन्होंने कुछ रबिश एक्ट किया, हमारे कुछ एस्केप करा या ट्रेसपास करा, है ना। ट्रेसपास की एक्टिविटी अपने आप में टॉर्चेस लायबिलिटी भी है और क्रिमिनल लायबिलिटी भी है। तो उसमें मास्टर को क्या कहता है, डिफेंडेंट वाज entitled for ट्रेसपास, और डिफेंडेंट कौन था, मास्टर। तो मास्टर को भी लायबल माना गया था कि अत्याचार किसने किया, ट्रेसपास की एक्टिविटी किसने करी, सर्वेंट ने, है ना। Our unauthorized modes of doing unauthorized works. When the servant performs the work entrusted by unauthorized modes, still the master is liable. जब सर्वेंट कोई कार्य अनऑथराइज्ड मोड में करता है, हमने तुम्हें कहा कि किस तरीके से करना, उस तरीके से करते, तुमने अलग तरीके से कर लिया और नॉट कमिटेड हो गया, तब भी क्या होगा, क्या बोल रहा है, स्टिल द मास्टर इज लायबल। फॉलोइंग इंस्टेंस कम अंडर दिस अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग। कुछ एग्जांपल है, केयरलेस ऑफ सर्वेंट, सर्वेंट की केयरलेस रहा, मिस्टेक ऑफ सर्वेंट, सर्वेंट से गलती हुई, विलफुल रॉन्ग ऑफ सर्वेंट, सर्वेंट ने जानबूझ के इच्छा से कोई रॉन्ग कमिटेड किया, फ्रॉड ऑफ सर्वेंट, सर्वेंट ने फ्रॉड किया, नेग्लिजेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय सर्वेंट, सर्वेंट ने अपना कार्य लापरवाही से किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जो उस कार्य को सही से नहीं कर सका, थेफ्ट बाय सर्वेंट, सर्वेंट ने चोरी कर ली, एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, है ना, स्पष्ट रूप से किसी बात की रुकावट, कार्य करने से रोका गया था, लेकिन सर्वेंट ने वो कार्य कर दिया, लैंडिंग ऑफ सर्वेंट, है ना। If the servant acts carelessly performing the work and commits a fraud thereby master, सर्वेंट कोई कार्य केयरलेस होकर करता है और फिर यदि कोई फ्रॉड कमिटेड होता है तो भी मास्टर लायबल होता है। Second example, mistake of servant. If the servant commits a fraud while performing the work by mistake, the master is liable as the mistake of fact is good. जब सर्वेंट किसी कार्य को करता है और उससे भूल हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक होने से कुछ रॉन्ग हो जाता है, किसी को नुकसान हो जाता है, तो लायबिलिटी मास्टर है, उसके जो मास्टर है ना, जो उसने उससे रखा हुआ है। विलफुल रॉन्ग ऑफ सर्वेंट, sometimes master gives certain instruction to the servant to be observed while performing the work. If the servant willfully disobeys such instruction, यदि मास्टर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, कुछ निर्देश दिए कि आपको इन निर्देश के अनुसार आपको कार्य करना है, लेकिन विलफुल जानबूझकर सर्वेंट ने उसको डिसोबे कर दिया, अनादर कर दिया, एंड कमिशन टू द मास्टर इज लायबल, तो तब भी मास्टर है। फ्रॉड ऑफ सर्वेंट, द मास्टर इज आल्सो लायबल फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्ट डन बाय द सर्वेंट फॉर हिज ओन। यदि सर्वेंट ने कोई ऐसा कार्य कर लिया जो फ्रॉडुलेंट की श्रेणी में आता है, जिसमें कुछ धोखा हुआ, फ्रॉड क्रिएट हुआ, कोई कपट हुआ, तो उसके लिए भी मास्टर लायबल होगा, है ना। नेग्लिजेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द सर्वेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पावर और इंटरेस्टेड ऑफ वर्क टू अनदर, पावर को ट्रांसफर कर देना या कोई वर्क को इंटरेस्टेड कर देना, दूसरे को सौंप देना। Thereby tort will be committed, then the master is liable. अब यदि कोई tort committed होता है, जैसे मान के चलो सर्वेंट अगेन डेलीगेट द वर्क टू एनी अदर पर्सन, एंड इफ एनी tort is committed, फिर क्या होगा, मास्टर लायबल। मतलब विकेरियस लायबिलिटी में तो मास्टर की लायबिलिटी कांस्टेंट बनी हुई है, इन सब केसेस में मास्टर की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। थेफ्ट बाय सर्वेंट, सर्वेंट को चोरी करते तो भी मास्टर लायबल, है ना। प्रोहिबिशन, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, या तो बोलकर या लिखकर, इन रिटन फॉर्म और एन इंस्ट्रक्शन ओरली, in both the condition are comes under the express prohibition. Case का it means prohibition of certain acts while performing the work authorized by the master. कोई कार्य नहीं करने के लिए तो मास्टर बोल सकता है कि ये कार्य मत करना। इन जीवनदास रोशनलाल वर्सेस कर्नल सिंह केस में
ये 1980 का है। It was held the express provision cannot be regarded as the outside the scope of employment. Express provision भी outside the scope of employment से बाहर नहीं निकाले, है ना? Employment के scope से बाहर नहीं निकाले। If express provision are to be defense, every employer would escape from that. अब यदि express provision को भी defense बना दिया गया तो master liability से बाहर हो जाएगा और servant क्षतिपूर्ति दे नहीं पाएगा, है ना? तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो एम है वो फुलफिल नहीं है। इसलिए यदि मास्टर यदि एक्सप्रेसली लिख दे कि ये कार्य नहीं करना, फिर भी यदि सर्वेंट कर रहा है तो भी सर्वेंट लायबिलिटी है। मतलब लायबिलिटी कहीं तो इंक्लूड होगी नहीं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? अभी जैसे भी रेमेडी, वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी, देयर इज नो लॉ विदाउट अ रेमेडी। कोई कानून बिना उपचार के बनता ही नहीं, कोई रॉन्ग ऐसा होता ही नहीं जिसमें कोई उपचार ना हो। रॉन्ग का मतलब है लीगली, है ना? तो यदि इंजरी होगी तो लायबिलिटी किसी को आना चाहिए, तो लॉ ऑफ कोर्ट में विकेरियस लायबिलिटी क्रिएट कर देगी मास्टर को इन सारी कंडीशन मास्टर लायबिलिटी। ठीक है? सेकंड केस क्या था? थर्ड क्या था? फर्स्ट और सेकंड तो अपन निकाल लिया, थर्ड क्या था? पहला था अप्राइज एक्ट एंटेनोचर। मास्टर ने किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए अधिकृत किया और उसके सामान्य परिणाम। दूसरा अनअप्राइज मोड ऑफ डूइंग अप्राइज, हमने अप्राइज एक्ट के लिए एंगेज किया लेकिन उसका मोड क्या था? अनअप्राइज, और कोर्ट कमिटेड हो गया। तीसरा क्या? इंसिडेंटल था, इंसिडेंटल एक्ट, है ना? इंसिडेंटल एक्ट क्या होता है? द सर्वेंट इज परफॉर्मिंग द वर्क अप्राइज मे कम अक्रॉस सर्टेन इंसिडेंटल एक्ट रिजल्टिंग इन प्रॉब्लम। एक सर्वेंट जो किसी अप्राइज एक्ट को कर रहा है वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर सकता है, मे कम अक्रॉस सर्टेन इंसिडेंटल एक्ट, और जिससे कोई सर्टेन इंसिडेंटल एक्ट कोई दुर्घटना घट सकती है रिजल्टिंग इन प्रॉब्लम, जिससे टॉर्ट क्रिएट हो जाए, मतलब कोई सिविल रॉन्ग क्रिएट हो सकता है। इन सच केस द मास्टर इज विकेरियस लायबिलिटी, इस मामले में मास्टर भी विकेरियस लायबिलिटी। फॉर इंस्टेंस द सर्वेंट इज ऑथराइज्ड टू अटेंड सम वर्क इन कलेक्टर्स ऑफिस, मान के चलो कलेक्टर ऑफिस में किसी सर्वेंट को एंगेज किया गया, वेयर ही इज डायरेक्ट सबमिट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एमआरओ ऑफिस, और जिसमें उसको आदेश दिया गया कि आप एमआरओ ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करो, जमा करके आओ। Here collecting documents from MRO's office is an incidental act. While going to MRO's office, if any fraud is committed, the master is vicarised. डॉक्यूमेंट कलेक्शन में यदि कोई फ्रॉड क्रिएट हो जाता है, कोई सिविल रॉन्ग क्रिएट होता है, तो जिसने उसको कलेक्टर ऑफिस में एंगेज करा, मास्टर लायबिलिटी, मास्टर विल बी लायबल इन दैट पर्टिकुलर केस। एक्सेप्शन व्हेन मास्टर इज नॉट लायबल। अब मास्टर लायबल कब नहीं होगा? बताओ, व्हाट आर द कंडीशन ऑन व्हिच मास्टर इज नॉट लायबल? When outside the course of employment, शर्त क्या थी? In course of employment, जब मास्टर ने सर्वेंट को कोई कार्य दिया है, he is doing the work in course of employment, जिस कार्य हेतु रोजगार दिया गया है, उसको एंगेज किया गया है, हायर किया गया है, वो उसी कार्य को करने के लिए कोई कार्य कर रहा है, तो मास्टर लायबल होगा। लेकिन आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या लिखो? आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिस कार्य के लिए हमने उसे बुलाया ही नहीं था, करने का एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं था, वो कार्य करने लग जाए तो मास्टर नॉट लायबल। तो अब लायबिलिटी किस पे आएगी? सर्वेंट पे आएगी। If the fraud committed by the servant does not come within the purview of in the course of employment, the master is not liable. तो लायबिलिटी सर्वेंट स्वयं की रहेगी। Lending of servant, when the master lends servant to another and withdraw control over him at the time of lending, then the original master is not liable, but the new master is liable. जब मास्टर किसी अपने सर्वेंट को किसी दूसरे मास्टर को सौंप देता है और अपना कंट्रोल उस पर हटा देता है कि मैं ना तुझे पैसा दूंगा और ना कोई आदेश निर्देश दूंगा, तो उसके आदेश के अनुसार काम कर। अब यदि कोई फ्रॉड कमिटेड होता है तो ओरिजिनल मास्टर लायबल नहीं होगा, अब न्यू मास्टर लायबल, विकेरियस लायबिलिटी। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपल्सन। कंपल्सन मतलब क्या होता है? दबाव। A master is not liable for the fraud committed by the servant who has employed under compulsion, जिसको दबाव में एम्प्लॉयड किया गया, एम्प्लॉयड मतलब काम पर रखा गया, अगेंस्ट एम्प्लॉय, उसकी कोई इच्छा नहीं वो कार्य करने की, फिर भी उसको कहीं ना कहीं दबाव में उस कार्य के लिए रखा गया है। The master is not liable as he has no power of selection or control over the servant.
तो मास्टर का यदि सर्वेंट पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई पावर यूज नहीं कर सकता वो, तो मास्टर लायबल नहीं, क्योंकि वो दबाव में है ना, बिकॉज ही हैज नो पावर ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि इस स्थिति में मास्टर को सिलेक्शन करने की पावर नहीं थी, कैमस रखने का दबाव में उसको रखना पड़ा उसका, हो सकता है दबाव ऊपर का किसी का हो या उसका खुद का ही मुझे काम करना है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट, यू आर पढ़ते हैं, according to this doctrine if the wrongdoer and the injured party are the servants of the same master, जो wrongdoer है ना, and the injured party है, वो दोनों के दोनों एक ही मालिक के सर्वेंट हैं, the master is exempted from the liability। जैसे तुम इसी कंपनी में काम करते हो, तुमने कोई कार्य किया, तुम wrongdoer हो, और ये इंजर्ड पार्टी है, इनका कोई नुकसान करके ये भी हमारी कंपनी में काम करते हैं, तो क्या कह रहे हैं, मास्टर इज एक्सेप्टेड फ्रॉम लायबिलिटी, मास्टर उत्तरदायित्व से छूट प्राप्त कर लेगा। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, छूट है ना। The doctrine of common employment was propounded first by Lord Avenger 1837 in the case of Priestley versus Fowler, in which a butcher's man was ordered to deliver meat from a man। एक व्यक्ति को ऑर्डर दिया गया कि वेन से तू मीट डिलीवर कर, वेन वाज ओवरलोडेड नेग्लिजेंटली बाय फेलो सर्वेंट, एक फेलो सर्वेंट के द्वारा नेग्लिजेंटली ओवरलोडेड भर दी गई वेन, दिस रिजल्टेड इन ब्रेकडाउन ऑफ द वेन, इससे एंड बचरमैन वाज इंजर्ड, इससे ब्रेक फेल हो गया, और जो बचरमैन था, बचरमैन मतलब जो बूचड़ खाने में जो आदमी लोग काम करते हैं ना, वो इंजर्ड हो गया है ना, इन एन एक्शन अगेंस्ट द मास्टर। अब उसने क्या करा, अपने मास्टर के खिलाफ टॉर्ट की केस में ओवरलोडेड कर दी थी इनने, है ना, टॉर्ट कमिटेड बाय द फेलो सर्वेंट, द मास्टर वाज देन नॉट लायबल, इस केस में मास्टर उनके मालिक को लायबल नहीं माना गया, ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज इफ द एक्शन इज अलाउड इट वुड इंक्रीज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मास्टर टू एन अलार्म एक्शन, यदि इस बात इसमें भी यदि लायबिलिटी मास्टर के ऊपर रख दोगे तो फिर मास्टर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो लॉ जस्टिस की बात करता है, किसी एक पक्ष को सफर कराने के लिए लॉ नहीं बनता, लॉ बनता है फॉर गिविंग द जस्टिस, कानून न्याय के लिए होता है ना। इंग्रेडिएंट ऑफ डॉक्ट्रिन टू प्लीड द डिफेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट मतलब दोनों के दोनों रॉन्गडूअर, जिसने गलत किया है और जिसके साथ गलत लोग, दोनों के दोनों एक ही मास्टर के सर्वेंट है ना। पहला क्या होना चाहिए उसमें, बोथ द रॉन्गडूअर एंड इंजर्ड पार्टी मस्ट बी द फेलो सर्वेंट, है ना, दोनों के दोनों कर्मचारी होने चाहिए, नौकर होने चाहिए, एक ही मास्टर के। एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट दे मस्ट हैव बीन एंगेज्ड इन कॉमन एम्प्लॉयमेंट, और जिस समय वो कार्य कर रहे थे वो दोनों के दोनों उस समय कॉमन एम्प्लॉयमेंट में एंगेज होना चाहिए। एक यदि लोड कर रहा था गाड़ी, दूसरा गाड़ी चला रहा था, लोड करने वाले ने ओवरलोड कर दिया तो गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया, वो उसके क्या ओवरलोड हुई, गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लगी, इतना वजन हो गया कि जब गाड़ी चलती, गाड़ी में ब्रेक लगाने का प्रयास किया है ना। अब कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, डॉक्टर ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट वाज सेवरली क्रिटिसाइज्ड एंड सीरीज ऑफ फैक्ट्स प्रोवाइडिंग बेनिफिट डेथ एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट were passed, ultimately this doctrine was abolished by the law, आखिरी में इस डॉक्ट्रिन को कानून के द्वारा the law reform पर्सनल इंजरी एक्ट 1958 के द्वारा इसको समाप्त। तो आज हमने पढ़ा है मास्टर और सर्वेंट से रिलेटेड विकेरियस लायबिलिटी। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, आई एम देयर टू आंसर। देखो बेटा, जो जितनी सिंपल होता है वो कठिन कब बन जाता है, जब अपन उसको सिंसियरली नहीं लेते। विकेरियस लायबिलिटी, द कांसेप्ट ऑफ विकेरियस लायबिलिटी इज सो सिंपल, बट इफ यू आर नॉट टेकिंग इट एज सीरियसली, then
इट विल डिफिकल्ट टू यू, है ना। तो आज के लिए इतना ही। मैं गौरव है, थैंक्स टू ऑल।